नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका प्यार लगातार मिल रहा है, जिसके कारण आपको कहानियाँ सुनाते सुनाते मुझे पता ही नहीं चला कि कब सो कहानियाँ हो गई हैं। आप सबका मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। बागी की बेटी गुरमुख सिंह मुसाफिर। किशन सिंह ने पुलिस को देखते ही कह तो दिया, लो खालसा तैयार वर तैयार हैं, लेकिन उसका चेहरा उसके दिल के डर को छिपा न पाया। यदि देर हो गई तो रात उन्हें थाने की हवालात में काटनी पड़ेगी। जेल और थाने के हवालात के अंतर से तो तुम परिचित ही हो। पुलिस इंस्पेक्टर की यह बात सुनकर किशन सिंह ने कहा, मेरे लिए एक ही बात है, थानों की हवालातों में भी तो भरपूर पसलियां घिसाई हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब। किशन सिंह ने बीच में ही कहा, तुम्हारा अभिप्राय जल्दी से है ना? चलो, मेरी ओर से कोई ढील नहीं। मुंह से तो किशन सिंह ने ये बातें की कर दी, मगर उसका मन कहीं और था। जो प्रतीत होता है मानो उसकी कोई चीज खो गई हो। जेल जाने से पहले वह मिल जाए तो सही तसल्ली के साथ इस सफर में पड़ सकता है, इस ओर चल सकता है। सरन किशन सिंह ने अपनी पत्नी को बुलाया। भराजी भरजाई तो मीटिंग में गई हुई है, अंदर से किशन सिंह की बहन वीरावाली ने उत्तर दिया। इंस्पेक्टर के कान खड़े हो गए। किशन सिंह ने कहा, वीरा, लाज के बुखार वाला कागज तो ला। वीरावाली ने कागज किशन सिंह के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, भरजाई जाते समय कह रही थी कि अभी 102 है, यदि बढ़ जाए तो बर्फ की पट्टी रखना। किशन सिंह पहली बार तो जेल जा नहीं रहा। इंस्पेक्टर उसके दृढ़ निश्चय से बखूबी परिचित है। इंस्पेक्टर को किशन सिंह की मामूली परेशानी का कारण भी अब मालूम हो गया है। मीटिंग का शब्द इंस्पेक्टर के कानों में कांच के टुकड़े सा बस उठा। साइकिल पर लात लगाते ही उसने अपने सिपाहियों को आंख के संकेत से कुछ समझाया और फिर किशन सिंह से कहा, सरदार जी, भले आराम से तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर सड़क के पार सामने कारखाने के बड़े दरवाजे में से भीतर चला गया। बैठे सिपाहियों में से एक ने कहा, इंस्पेक्टर साहिब शायद कहीं टेलीफोन करने गए हैं। वीरावाली की आंखों से स्रोत फूटने को ही था। किशन सिंह की कुछ गुस्सैली संकेत मुद्रा को पहचानकर वह लाज की खाट के पीछे पड़ी चौकी पर बैठ गई। किशन सिंह ने अपनी उंगलियों के साथ लाज के केशों बालों को ठीक करते हुए कहा, बेटी, अब तो तुम ठीक हो। आज तो बुखार कम है, कल शायद टूट जाए। यदि तुम्हें बुखार न होता तो अब तक मैं जेल जा चुका होता, साथी तो सभी जा चुके हैं। लाडो लाज ने मध्यम सी आवाज में कहा, पिताजी, मैं एक कमजोर लड़की हूँ न, जिसने आपके भले काम में रुकावट डाली है। नहीं मेरी लाज बेटी, तेरा इसमें क्या दोष है? बुखार कोई तुम्हारे हाथ की बात तो नहीं है। तुम्हें इस तरह छोड़कर जाने का तो मेरा पहले मन ही नहीं, साहस ही नहीं। जिस दिन बम्बई में हमारे नेता पकड़े गए थे, उस दिन मैं उन्हें बधाई देने वाले प्रस्ताव पर 5-1 मिनट बोला था। फिर मैं तुम्हारी दवाई दारू में लगा रहा, कहीं बाहर जाने का समय ही नहीं मिला। वैसे भी पहले लीडरों को ही पकड़ेंगे, हमारी सेवकों की बारी बाद में ही आएगी। लेकिन हमें फर्क ही क्या पड़ता है, भले अभी पकड़ लें। किशन सिंह के मुंह से ये शब्द अभी निकले ही थे कि लाज ने साथ ही कह दिया, भले पकड़ लें। किशन सिंह अपनी इकलौती लाडली से जैसे जैसे बातें करता गया, उसका मन हल्का होता गया। अब वह बेसब्री से सरन कौर की प्रतीक्षा में था। बरामदे की ओर देखकर वह संतुष्ट हो जाता है कि इंस्पेक्टर भी अभी नहीं लौटा। पास बैठी वीरावाली पहले तो आंखें भर आने के भय से नहीं बोलती थी, लेकिन अब उसे भी कुछ साहस सा हो गया। उसने कहा, लाज, यदि तेरे पिताजी पकड़ लिए गए तो तुम्हारी दवाई कौन करेगा? तू उदास तो न हो जाएगी? बुआ जी, दवा दारू के लिए मेरे पास माताजी हैं। बाकी जो उदासी की बात है, मैं तो इस बार ठीक होकर खुद जेल जाना चाहती हूँ। लाज की बात सुनकर वीरावाली की अनियंत्रित हंसी निकल गई। लाज ने कहा, नहीं बुआ जी, हंसी की बात नहीं। अपने देश के लिए जेल जाना कोई बुरी बात तो नहीं, मैं इस बार जरूर जाऊंगी। लाज, तू तो अभी 12 साल की भी नहीं हुई। बुआ की बात सुनकर लाज ने कहा, पिताजी,
सुन लो बात बुआ जी की, जान पड़ता है बुआ जी कभी गुरुद्वारे नहीं गए, इन्होंने कभी कथा नहीं सुनी। पिताजी बुआ जी को बताना साहिबजादों की उम्र कितनी थी भला? वे तो इस आयु में शहीद हो गए थे, मैं जेल भी नहीं जा सकती। वीरावाली की तो बात ही क्या, अब तो किशन सिंह की आंखें भी अनियंत्रित हो गई। ये तसल्ली भरे खुशी के आंसू थे। किशन सिंह ने लाज के सिरहाने से चाबियां उठाई, सामान वाले कमरे में ही उसने कपड़े बदले और फिर लाज के पास आ गया। लाज के इस प्रश्न पर कि पिताजी इस समय कपड़े क्यों बदल लिए, कहीं जा रहे हो? किशन सिंह का बड़ा काम आसान हो गया। किशन सिंह को अब यही चिंता थी कि अपने अभी गिरफ्तार होने की खबर बीमार लाज से वह किन शब्दों में कहे। वीरावाली की विशेष बेचैनी ने भी बहुत कुछ प्रकट कर दिया। किशन सिंह ने शब्दार्थ की पोथिया और नित्य नेम का गुटका लाज के कमरे में ही अलमारी में से निकालकर अपने छोटे से बक्से में रख लिया। बरामदे में जूतों की पदचाप भरी। किशन सिंह ने ताप में सुलग रहे लाज के माथे को चूमा। मेरी लाज का भावपूर्ण शब्द उसके मुंह से निकला। उसकी आंखों में जमे मोती एक बार फिर पिघल पड़े। अनजान लाज ने खूब सियानी आवाज में कहा, पिताजी मेरी चिंता न करें। घर के गली वाले दरवाजे में से एक नौजवान भीतर आया और पुलिस की आंख बचाकर उसने किशन सिंह के कान में कोई बात की। युवक लौट गया। किशन सिंह के चेहरे पर फिर गहरी गंभीरता छा गई। इसी अवस्था में वीरावली को लाज के संबंध में कुछ बातें समझाकर पुलिस के साथ तांगे में बैठ गया। शहर कोतवाली में टेलीफोन की घंटी बजते ही गार्ड को तैयार होने का हुक्म तो हो गया, लेकिन चलने का आदेश 1 घंटे की प्रतीक्षा के बाद मिला। छोटे बाजार के साथ लगती पुरानी हवेली पर ज्यों ही पुलिस ने घेरा डाला, हवेली के बाएं नुक्कड़ वाले कमरे के गली में खुलने वाले दरवाजे में से एक खद्दरपोश महिला दौड़कर बाहर आई। इसके हाथ में एक राष्ट्रीय झंडा और गात्रे वाली किरपान थी। तुरंत इसके पीछे पीछे कौमी नारे लगाती खद्दर की साड़ी वाली अन्य भी अनेक महिलाएं निकल आई। गली के द्वार पर खड़ा सिपाही देखता ही रह गया और ये बीबिया बाजार में पहुंच गई। भारत माता दी जय के नारों के साथ आसमान गूंजने लगा। थोड़ी देर में ही इतनी भीड़ हो गई कि छोटे बाजार का रास्ता ही बंद हो गया। कौमी झंडे वाली बीबी ने झंडा ऊपर उठाते हुए कहा, कौमी झंडा। उत्तर में लोगों ने कहा, सदा ऊंचा रहे। एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर झंडा छीनने की कोशिश की। झंडे वाली बीबी आगे बढ़ती जा रही थी। पुलिस वाले का हाथ गात्रे वाली किरपान पर जा पड़ा। धूघड़ीस खींचतान में मियान उतर गई और पुलिसकर्मी के हाथ पर खरोंच उभर आई। थोड़ा खून भी बहने लगा। पुलिस ने हड़बड़ी में लाठीचार्ज किया। बहुत सी भीड़ बिखर भी गई, मगर झंडे वाली बीबी ने कौमी झंडे को दोनों हाथों में कसकर थाम लिया और एक दुकान के सामने तख्त पर धरना देकर बैठ गई। बाकी बीबियां भी जमीन पर बैठ गई। भीड़ के बिखरने पर पुलिस गार्ड इंचार्ज ने पहले पूरे रौब से और फिर नरमाई के साथ झंडा लेने की कोशिश की, पर बीबी के गहरे विश्वास के सम्मुख उसकी एक नहीं चल पाई। बीबी ने कहा, यह झंडा हमारी जान के साथ ही जाएगा। आखिर बीबियों के पूरे जत्थे को गिरफ्तार करके तांगों में बिठा लिया गया। जेल के दरवाजे पर आकर फिर झंडे का झगड़ा शुरू हुआ। बीबियां कहती थीं कि हम जेल की बैरक पर लगाने के लिए कौमी झंडा अंदर साथ ले जाएंगी। यह झगड़ा हो ही रहा था कि किशन सिंह को भी लेकर पुलिस जेलद्वार तक आ गई। बीबियों के जत्थे में झंडा हाथ में थामे बैठी पत्नी सरन कौर को देखकर किशन सिंह को कोई हैरानी नहीं हुई। यूं लगा कि पहले से ही किशन सिंह को इस घटना की खबर थी। किशन सिंह ने बीबियों को समझाया, तुम लोगों ने झंडे के प्रति अपना पर्याप्त विश्वास व्यक्त कर दिया है। छूट की हालत में तुमने इसकी बेअदबी नहीं होने दी। अब तुम कैद हो। यदि एक बार तूने बैरक पर झंडा लगा भी लिया तो जेल कर्मचारी तुम्हें बैरक के भीतर बंद करके झंडा फाड़ देंगे, इसलिए इसका कोई लाभ नहीं। आखिर फैसला हुआ कि झंडे को बाद अब कांग्रेस दफ्तर में पहुंचा दिया जाए। जेल में दाखिल होकर सरन कौर ने अपने पति से लाज के बारे में जानकारी ली, लेकिन कोई उत्तर सुनने से पहले ही जनाना बॉर्डर का द्वार खुलकर बंद हो गया। बड़ा घोर तप और मां बाप की गिरफ्तारी से सब दुहक और देश सेवा के लिए जेल यात्रा की प्रबल इच्छा जागृत हो उठी। लाज कुछ दिनों में ही चलने फिरने योग्य हो उठी। बुआ ने लाज की देखभाल में कोई कसर नहीं रखी।
लाज को उठवाकर वह घर ले गई थी। वीरावाली के पति जमादार हुशनाक सिंह को अपने साले और सलहज की गिरफ्तारी की खबर गाड़ी में ही किसी यात्री से मिली। जब वह घर छुट्टी पर आ रहा था, छावनी में कोई अखबार तो जाता नहीं था। हुशनाक सिंह का तांगा जब द्वार पर पहुंचा तो लाज दरवाजे में खड़ी थी। उसने पहले फूफाजी के आने की खबर बुआ को अंदर जाकर दी, फिर लौटकर तांगे में से उतर रहे फूफा के वह गले लग गई। वीरावाली ने पहले दरवाजे पर आकर अपने पति को सत श्री अकाल कहा, फिर तुरंत अंदर आकर शीशे के सामने अपने बाल बांधे, सवारे, ठीक किए, दुपट्टा बदला और भरपूर चाव में वापस बाहर आकर सामान संभालने लगी। लाज भी छोटी छोटी चीजें संभालने में अपनी बुआ की मदद करने लगी। पड़ोस में से सज्जन मित्र हुशनाक सिंह को पूछने खोजने आए। वीरावाली को चूल्हे पर चाय रखकर पड़ोसियों के लौट जाने पर अपने पति की कुशलक्षेम पूछने का मौका मिला। उसने चाय में मीठा मिलाते पूछा, जी बल राजी बाजी रहे हो? अगे ता वल्लक चंगे ही रहे हा, पर मलूम हुंदा है तू वल रहें नहीं देना। वीरावाली को ऐसे ही उत्तर की आशा थी। वह अपने पति के चेहरे से उनके मन की अवस्था को तो पढ़ चुकी थी, लेकिन नाराजगी के कारण की पूरी समझ उसे अभी नहीं आई थी। वीरावाली ने बात यहीं दबा दी। हुशनाक सिंह ने ननुच करते हुए चाय की प्याली ले ली। रात की रोटी तक वीरावाली ने कोई बात छिड़ने का मौका ही नहीं दिया। हुशनाक सिंह ने भरे पिए ही 2 रोटियां नीचे हलक से उतारी। वीरावाली ने तो खाना ही क्या था। रात के कपड़े पहनकर हुशनाक सिंह लेट गया। वीरावाली लाज को रोटी खिला, भांडे बर्तन संभालकर टांगे दबाने के बहाने अपने पति के पास खाट पर बैठ गई। 10-15 मिनट दोनों ओर खामोशी रही। हुशनाक सिंह ने करवट ली, यों उबासी ली मानो वह पहले सो गया था और अभी उसे वीरावाली के पास बैठी हुई होने का पता चला है। वीरावाली ने कहा, जी ऐधर मुँह तो करो, तुहानू ते जग रखना भी नहीं औंदा। उड़ीक उड़ीक के साड़िया अक्खा भी पक गईया ने ते ऐसिद दे मुँह गल भी नहीं कर दे। छुट्टी कितनी मिली जे? हुशनाक सिंह ने पुनः करवट ली और आँखों पर हाथ टिकाकर कहने लगा, तुम अब लंबी छुट्टी ही समझो। तुम्हें सुख पचता नहीं, अभी तरक्की के दिन थे, लेकिन तुम मुझे कुछ बनने नहीं दोगी। जी गलते दस्सो। गल्ल क्या बताऊं? मालूम नहीं कि आजकल लड़ाई के दिन हैं। किसी सैनिक के बागियों के साथ मेलजोल को सरकार पसंद नहीं करती। पहले तो सरकार को पता ही नहीं लगने देना चाहिए कि कोई बागी क्रांतिकारी हमारे संबंधी भी हैं। यदि पता चल ही जाए तो हम कह सकते हैं कि वे हमारे कहने से बाहर हैं। लेकिन तूने यह बला जानबूझकर क्यों अपने गले डाल ली? बागी की बेटी को घर रखना तू जानती नहीं कितना बड़ा जुर्म है। अपने पति की बात सुनकर वीरावाली को कपक पीसी आ गई। उसे यह ख्याल भी नहीं था कि लाज को इस अवस्था में यहाँ लाना उसके पति के लिए इतना ज्यादा दुखदायी हो सकता है। उसकी जान पसीना छोड़ने लगी। हुशनाक सिंह ने पुनः दांत पीसते हुए कहा, तुम इस लड़की को मेरे घर में क्यों लाई? वीरावाली ने भरे मन से पूरी व्यथा यूं कह सुनाई जो कोई पुजारिन देवी से किसी मनौती का तरला ले रही हो। लेकिन तुरंत उसे अनुभव हुआ कि पतिदेव तो पत्थर की मूर्ति हैं। उसके मन में पति के छुट्टी आने की कितनी उमंगे थी। उसके सारे अरमान बिखरकर उसकी आंखों के सामने परछाई से बनकर बुझ गए। पायताने लेटे ही उसने रात गुजार दी, आंसुओं के मूल्यवान मोतियों की सौगात, लेकिन पत्थर की प्रतिमा में कोई अनुभूति ही नहीं। पति ने वीरावाली को भी अपने अपराधी होने का संदेशा डाल दिया। घबराया हुआ आदमी अपनी घबराहट के कारण को छिपाने के जो साधन उपयोग करता है वे उसकी घबराहट को ज्यादा अभिव्यक्त ही करते हैं। सज्जनों मित्रों तक बात पहुंच गई। सयानों की दलीलें मिसाले हुशनाक सिंह को कायल न करवा सकी कि तुम्हारे साले और सलहज की जिम्मेदारी किसी तरह भी तुम पर नहीं आती। लाज को अपने पास रखना वह अपनी सब आशाओं की समाप्ति का प्रमाण परवाना समझता था। अधिक नहीं तो सूबेदार मेजर तो वह इसी जंग में हो जाता। लाज के कानों तक भी कोई न कोई बात पहुंचती ही रही। छुट्टी पूरी हो गई। हुशनाक सिंह ने तांगा दरवाजे पर ला खड़ा किया। वीरावाली को बाह से खींचकर तांगे में बिठाया और मकान की चाबियां जेब में डाल ली।
दरवाजे में लड़कियों संग खेलती लाज तांगे में बैठी बुआ की ओर तथा बुआ आंसू भरी आंखों के साथ लाज की तरफ देख रही थी। तांगा नजर से ओझल हो गया। भराजी लाज दाकी बनिया वीरा असीता तेरे पास अमानत छड्डाए सा। मुलाकात करवाने वाले अधिकारी ने समय समाप्त होने की घंटी बजाई। दोनों बहन भाई एक दूसरे को खामोशी में देखते हुए अलग हो गए। माँ बाप जाई के साथ यह अंतिम भेंट है। किशन सिंह को इस बात का क्या पता था। जेलों में कैदियों का आना जाना लगा रहता है। किशन सिंह को यह तो पता चल चुका है कि शव अब लाहौर के टीबी अस्पताल में है, लेकिन वीरावाली उससे भी कठोर कैद में है। किशन सिंह को यह बात किसी ने नहीं बताई थी। छावनी में तो पंछी पंख नहीं खोल सकता था। बागी भरा भर जाई और क्रांतिकारियों की बेटी के बारे में वीरावाली को कौन खबर देता। वीरावाली जेल तक मुलाकात के लिए कैसे पहुंच गई, इस भेद का आज तक किसी को पता नहीं चल सका। उसने अपनी जान खतरे में डाली। अपने पति हुशनाक सिंह से यह भेद छिपाने में उसे सफलता मिली, लेकिन भराजी की अमानत में मजबूरी खयानत हो जाने का सदमा वह नहीं सह पाई। हुशनाक सिंह ने असल रोग की ओर तो ध्यान नहीं दिया। दवाएं फिर क्या सवारती। सरनकौर की कैद पूरी हो गई। वीरावाली ने अमानत में खयानत की दोषधारी होकर भरजाई के सामने पेश होने से पहले ही सदा के लिए रिहाई प्राप्त कर ली। सरनकौर सीधी अस्पताल में पहुंची। बड़ा दरवाजा बंद था। दरबान ने कहा, यह मरीजों के आराम का समय है, इस समय अंदर जाना मना है। दरवाजे के बाएं नुक्कड़ में भंगियों का घर था। नेगानी अपरिचित खद्दरपोश जनानी को देखकर जमादारिन पास आ गई। उसने पूछा, आपने किससे मिलना है। सरनकौर चाहती ही थी कि उस पर कोई सवाल करे। उसने कहा, मेरी बेटी यहाँ बीमार है। लाज। जमादारिन ने वार्ड और कमरे का नंबर पूछा और साथ ही कहा, हमने तो इस नाम की कोई बीमार नहीं सुनी। मैं प्रतिदिन हर एक वार्ड में सफाई के लिए जाती हूँ। सरनकौर ने कहा, मुझे वार्ड का तो पता नहीं, न कमरे का नंबर ही मालूम है। सुना है कि मेरी लाज इस अस्पताल में है। सुना है आपने उसे यहाँ दाखिल नहीं करवाया था। जमादारिन ने हैरान होकर पूछा, नहीं, हम जेल में थे, पीछे वह बीमार हो गई। ओह, बागी की बेटी होगी। जेल का नाम सुनकर जमादारिन ने कहा, यहाँ उसे लाज नाम से कोई नहीं जानता। पतली गोरी सी 12-13 साल की छोकरी है, बहुत मीठी बातें करती है। उसकी बातें सुनकर कभी हंसी आ जाती है तो कभी रोना। वह अपनी बुआ के पास थी। सरनकौर ने हाँ में सिर हिलाया, स्वीकारोक्ति दी। बस वही है। जब वह पहले यहाँ आई तो उसने किसी लड़की से पूछा, बागी किसे कहते हैं, और फिर खुद ही बताया कि मेरा फूफा मेरी बुआ से कहता था, तुम बागियों की धी को क्यों घर लाई हो। उसी दिन से उसका नाम बागी की बेटी हो गया। जब भी डॉक्टर आता है वह कहती है, मुझे मेरे माता पिता के पास जेल में ले चलो। डॉक्टर हंस देता है। जमादारिन की बात को सरनकौर बुत्त बनी सुनती रही। जमादारिन ने पूछा, सरदार जी नहीं आए। उनकी कैद अभी आधी भी नहीं गुजरी, उन्हें 3 साल की कैद मिली थी। सरनकौर की बात सुनकर जमादारिन ने ठंडी सांस ली और कहा, बेटी बहुत सयानी है, बताती है कि मेरा फूफा बुआ को लेकर चला गया। मैं बाहर दरवाजे पर बैठी दहलीज में ही सो गई। सर्दी के कारण मुझे बुखार हो गया। फिर मेरे पिताजी का एक दोस्त मुझे अपने घर ले गया। जब मैं बहुत बीमार हो गई तो वे यहाँ छोड़ गए। मैंने बहुत कहा, मुझे जेल ले चलो, लेकिन वे नहीं ले जा पाए। इतनी बात सुनाकर जमादारिन ने कहा, अब तो बस वह आप ही की प्रतीक्षा में है। जमादारिन के आखिरी वाक्य का भाव सरनकौर समझ गई थी। लाज के कमरे में पहुंचने तक उसके आंसू बह चुके थे। अपनी माँ को देखकर लाज की आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह के दीपक की यह आखिरी झलक थी। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।